नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 फरवरी 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। 2026 के सेकंड मंथ में हम लोग आ गए, अब थर्ड मंथ में बस जाने वाले, होली भी आ गई अब तो। देखिए, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का ये वीडियो होगा जिसमें हम लोग करीब में तीन महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग समझेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी की इजराइल यात्रा हुई है, तो इससे कुछ हेक्सागोनल अलायंस की बात की जा रही है। हेक्सागोनल अलायंस की बात की जा रही है। कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं, क्या इसका महत्व है और क्या ये भारत की जो नीति है, नाम की नीति, नॉन अलाइंड मूवमेंट की नीति, क्या उसके विरुद्ध होगा ये। तो इस टॉपिक को ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे। उसके साथ में एक और टॉपिक देखेंगे जो आज के द हिंदू में आया हुआ है, जिसको कहा जाता है LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भारत में LLM को कैसे ट्रेंड किया गया है। जैसे सर्वम AI का नाम सुना होगा, तो 100% स्वदेशी LLM है। तो उसे कैसे ट्रेंड किया गया है, कैसे काम करता है, LLM होता ही क्या है, इसको ज़रा हम लोग समझेंगे डिटेल में। पिछले 2 वर्ष में जितना AI चर्चा में रहा, उसके आधार पर BPSC ने बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा। उसने पूछा GPT का फुल फॉर्म क्या है। चैट GPT में जो GPT है उसका फुल फॉर्म पूछा था। तो AI सारा कुछ पढ़ लिया, सारे टूल पढ़ ले, महत्व पढ़ ली, चुनौती पढ़ ली, लेकिन LLM क्या है यही नहीं पता, और यही आपसे प्रीलिम एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया जाए तो वहाँ पर फिर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो इस टॉपिक को ज़रा हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है, NCERT से नाराज़ हो गए हमारे चीफ जस्टिस महोदय। दरअसल में NCERT क्लास 8 की किताब में जुडिशियल करप्शन की बात कर दी गई कि जुडिशरी में बहुत सारे करप्शन हुए हैं, जुडिशरी कमियां इत्यादि चीज़ों की बात कर दी गई। तो उससे CJI नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ जुडिशरी को बदनाम करने के हिसाब से है, मतलब एजुकेशन को भी इन्होंने अपने अपने हिसाब से चलाना है। इससे पहले कोई गुजरात दंगों की बात हटा देता है, तो कोई यहाँ पर मुग़ल को ख़त्म कर देता है, तो कोई बोलता है जुडिशरी के करप्शन की बातें मत कीजिए। मतलब स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र जो सोच समझ की हमारी परिपाठी रही थी, शैली रही थी कि हर चीज़ को सामने रख दीजिए, जिसकी जो भी कमियां हैं, जो भी खूबियां हैं, उसे सामने रख दिया जाए। बच्चे अपने हिसाब से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से अपनी समझ और सोच को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब चीफ जस्टिस ने जैसे ही बोला तो वैसे ही NCERT ने होल्ड कर दिया। सारा जो भी किताब मार्केट में आना था उसे होल्ड कर दिया गया है और उसको रोक दिया गया है। तो इस टॉपिक को तो हम लोग नहीं देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल जिस टॉपिक को देखेंगे, देखिए वो क्या है उसमें न्यूज़। प्रधानमंत्री जी का इजराइल दौरा और नेसेट वहाँ की संसद को कहा जाता है, इसमें उनका भाषण भी हुआ है, संबोधन हुआ है। लेकिन उनका ये दौरा, प्रधानमंत्री का जो इस बार का दौरा था इजराइल का, वो दौरा थोड़ा सा विवादित भी हो गया, क्योंकि वहाँ के विपक्ष के सांसदों ने इसे बाइकआउट करने का डिसीजन लिया था, जिसके कारण से इजराइल के पूर्व सांसदों को बुलाया गया ताकि संसद जो है वो खाली खाली सा ना दिखे, भरा भरा हुआ सा दिखे। तो ये भी चीज़ हुआ है। खैर, ये वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंटरनल पॉलिटिक्स को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में डिस्कस नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी की यात्रा ऐसे समय में हुई है जब इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक करने को तत्पर हैं। आज अटैक होगा तो कल अटैक होगा, ऐसी सिचुएशन में अभी दुनिया मौजूद है। वो तो अमेरिका के जो फ्लीट है उस पर टॉयलेट संकट आ गया, यानी कि वो फ्लीट वेनेजुएला से चल करके भूमध्य सागर तक जो आया, इतनी तेज़ी गति से आएगा, उसके सारे टॉयलेट के जो स्टोरेज फैसिलिटी थी वो सारा फट गया, जिसके कारण से सारे अमेरिकी सैनिक जो हैं वो टॉयलेट नहीं जा पा रहे थे। तो उस टॉयलेट संकट के कारण से ईरान पर हमला जो है वो टल गया फिलहाल के लिए। बातचीत भी हो रही है, देखिए क्या होता है इसमें। लेकिन ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी इजराइल गए हैं, जो इजराइल और अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकते हैं। तो ये जाना, इस बार का यात्रा जो है वो थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मीडिया में और कहीं कहीं पर आपको इसमें इसका दिखेगा, क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस मुद्दे को समझते, हमारे लिए जो बेनिफिट है उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। प्रधानमंत्री जी ने नेसेट को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए। ये हमारे लिए वाकई ऐतिहासिक चीज़ है, हिस्टोरिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के नेसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 1991 में नरसिम्हा राव जी की जब सरकार थी, उस समय में इजराइल के साथ में आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो रिलेशन की शुरुआत हुई थी बंधुओं, वो 1991 में हुई है।
उससे पहले 1965 के वॉर, 1971 के वॉर और 1962 के वॉर में इजराइल ने हमें मदद ज़रूर किया था सैन्य के तौर पर, इक्विपमेंट के तौर पर, लेकिन हम इजराइल को ऑफिशियल तौर पर हम उससे संबंध नहीं रखते थे। डरे छुपे हम लोग रिलेशन रखते थे। वो इस कारण से क्योंकि हम अरब देशों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन नरसिम्हा राव जी की सरकार के दौरान हमने फैसला लिया कि हम इजराइल के साथ में ऑफिशियल संबंधों को कायम करेंगे और यूएसएसआर के फॉल के पश्चात से हमने इस संबंधों को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया है। 2017 में भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं जो इजराइल की यात्रा करते। नहीं तो इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी इजराइल की यात्रा नहीं करते थे भारत के प्रधानमंत्री। वो एकमात्र कारण यही था कि इजराइल की यात्रा करने पर अरब देश नाराज़ हो जाया करते थे। लेकिन अब तो अब्राहम एकॉर्ड के तहत में जो बीपीएससी प्रीलिम में पूछा गया है, बीपीएससी ने प्रीलिम में ये पूछा कि सबसे पहले किस अरेबियन देश ने इजराइल को मान्यता दी थी, तो सबसे पहले मान्यता दी थी मिस्र ने। अब्राहम एकॉर्ड के संदर्भ में ये सवाल पूछा गया था। तो अब्राहम एकॉर्ड के कारण से बहुत सारे अरब देश जो हैं वो भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे यूएई और भी कई सारे देश हैं। इसके कारण से अब हमारे लिए इजराइल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना थोड़ा सा आसान हो गया, इसमें चुनौतियां कम हुई हैं। उन्हें नेसेट के स्पीकर अमीर ओहान द्वारा नेसेट के स्पीकर पदक से सम्मानित किया गया। यही वो पदक है जो इनको पहना रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये पहनाया गया, इनको सम्मानित किया गया। ये दरअसल में भारत का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री जी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर गए। ये इजराइल का मैप है, ज़रा देखिए, बड़ा ही अद्भुत सा मैप है इसका। ये इजराइल है। अब ये ग्रेटर इजराइल बनाने की बात कर रहे हैं। खैर चलिए यहाँ पर आज ये इजराइल है, ये इजिप्ट के साथ इसकी सीमा लगती है। ये गजा पट्टी है जो फ़िलिस्तीन का ही इलाका है। यहाँ पर हमास दरअसल में पावरफुल है। ये वेस्ट बैंक का इलाका है। ये डेड सी है, डेड सी के वेस्ट में वेस्ट बैंक का इलाका है। ये फ़िलिस्तीन का इलाका है, फ़िलिस्तीन का इलाका है। राम अल्लाह का नाम आपने सुना होगा, जेरूसलम का नाम सुना होगा, वो सब यहीं पर है। इसकी उत्तरी सीमा लेबनान से लगती है। इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन है। जॉर्डन के साथ इसकी सीमा जो है वो डेड सी के साथ में भी लगती है। और यहाँ पर यह लाल सागर में यह जो छोटा सा नहर जैसा है, पतली सी सकरी से इलाका, यह जाकर के लाल सागर मिल जाता है। ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ जलीय सीमा है, यहाँ पर जलीय सीमा है। तो ये इजराइल है, इजराइल को याद रखिएगा। गाजा शांति और फ़िलिस्तीन का मुद्दा क्या है? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में क्या क्या चीज़ें कहीं? तो यूएनएससी द्वारा समर्थित गाजा शांति पहल के दृढ़ता से समर्थन किया। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए न्याय संगत व अस्थायी शांति तभी संभव है जब फ़िलिस्तीन के मुद्दे को भी संबोधित किया जाए। लेकिन फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर हमारा जो है स्टैंड वो है 2 स्टेट थ्योरी का, मतलब कि 2 राज्य यहाँ पर हैं स्वतंत्र, अरेबियन मूल के लोगों का फ़िलिस्तीन राज्य और इजरायली मूल के लोगों का इजराइल राज्य। तो ये हमारी थ्योरी है। लेकिन इजराइल तो अब फ़िलिस्तीन को मिटा ही देना चाहता है और ग्रेटर इजराइल की बात अब आधिकारिक तौर पर इजराइल के सांसद, वहाँ के मंत्री, यहाँ तक कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी की जाती है। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गजा में 2 साल की तीव्र लड़ाई के बाद एक नाजुक संघर्ष के बीच में आया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये बयान काफ़ी ज़्यादा अहम है। आतंकवाद पर समान रुख है, ये कहा है किसने? तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी। पीएम मोदी ने इजराइल पर हुए 7 अक्टूबर के हमास के बर्बर आतंकवादी हमले और भारत में 26/11 मुंबई हमले को याद किया और आतंकवाद के बारे में कहा कि हम दोनों ही देश आतंकवाद से बराबर मात्रा में प्रताड़ित देश हैं, लेकिन दोनों का आतंकवाद से लड़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल इस भूमि से रक्त और बलिदान, ब्लड एंड सेक्रीफाइस के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को भी सही ठहराया है किसने? तो किसने सही ठहराया भाई? तो इजराइल ने। लेकिन ये सब तो बयानबाजी है, बहुत सारा डेकोरेटिव चीज़ होता है। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यात्रा वगैरह होती है ना, तो आपको दिखेगा कपड़े के जैसे पहन रहे हैं, सैफरॉन कलर के पहन रहे, खूब। एक तो हंसते बहुत हैं नेता लोग कैमरे के सामने, पता नहीं क्यों हंसते हैं। पुराने अगर रामायण महाभारत देखेंगे ना, रामानंद सागर वाला, तो उसमें जब भी राक्षस को दिखाते थे ना, तो बिना मतलब राक्षस लोग है करते रहते थे। तो वैसे ही जितने भी नेता हैं ना दुनिया के, वो हंसते बहुत हैं कैमरा के सामने, पता नहीं क्यों हंसते हैं। एक दूसरे को जोक ही सुनाते रहते हैं क्या? जोक सुनाने के लिए इतनी खर्चा करके जाते हैं कि पता नहीं। खैर चलिए यहाँ पर आ जाइए।
इजराइल का हेक्सागोन ऑफ अलायंस, आपसे प्रीलिम एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसमें कौन कौन है, हेक्सागोन क्यों है, तो देखिए शेप देख कर के आप समझ रहे हैं हेक्सागोन है ये। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये बेंजीन पढ़ा होगा तो उसमें हेक्सागोनल शेप देखा होगा आपने, 6 कार्बन वाला शेप देखा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए देशों को दिखाया गया और संगठनों को दिखाया गया है हेक्सागोनल शेप में। इसमें तो देश हैं, देश के अलावा क्लस्टर्स ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं। स्वतंत्र देश तो हैं ही, लेकिन अफ्रीकी देशों को एक साथ रखा गया है, ठीक है, अरब राष्ट्रों को एक साथ रखा गया है। बड़ा ही खिचड़ी टाइप का मिक्स है कि इजराइल भी है, अरब के भी देश हैं, अफ्रीकी राष्ट्र भी हैं, भारत भी है। तो किस प्रकार का इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए क्या है, इजराइल है, भारत है, अरब राष्ट्र हैं, इसमें अफ्रीकी राष्ट्र जो शामिल होंगे, हुए नहीं है अभी, जो होंगे आने वाले समय में, अरब राष्ट्र जो शामिल होंगे। साइप्रस को रखा गया है और ग्रीस को रखा गया है। साइप्रस और ग्रीस एक ही देश से सताए हुए हैं, वह है टर्की। भारत भी सताया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान खुल के समर्थन करता है, हथियारों से भी समर्थन कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के ड्रोन भेजे गए थे उस ऑपरेशन के लिए, तुरंत मदद के तौर पर। हमारे लिए तो इजराइल से कोई ऐसी मदद नहीं आई, हमें आवश्यकता भी नहीं थी, हम अकेले ही काफ़ी हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितनी गर्मजोशी दिखाई जाती किसी देश के साथ संबंधों में, वास्तविकता में उतनी गर्मजोशी नहीं होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जरा क्या है, हेक्सागोनल गठबंधन क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं। हाल ही फरवरी 2026 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इजराइल यात्रा से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हेक्सागन गठबंधन नामक एक नए भू राजनीतिक सुरक्षा गुट का प्रस्ताव रखा है। अभी प्रस्तावित है, ये प्रस्ताव रखा गया है। और मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से हालात बदल रहे हैं, ये प्रस्ताव बहुत जल्द आपको दिखेगा कि ये संगठन भी बन जाएगा और इसकी पहली बैठक भी हो जाएगी, क्योंकि कॉमन कॉज बहुत ही स्ट्रांग है। कॉमन कॉज क्या है, कॉमन कॉज के विदाउट तो कोई भी संगठन बन नहीं सकता ना। नाम अगर संगठन है तो कॉमन कॉज था कि भाई हमें किसी अलाइन का मूवमेंट नहीं, हमें मेंबर नहीं बनना है, यूएसएसआर का नहीं और यूएस का नहीं। ब्रिक्स अगर एक अलायंस है तो ब्रिक्स के कॉमन कॉज है ना कि सभी विकासशील देश एकजुट होकर के आगे की राह बनाते हैं। ना तो कोई उसका हेडक्वार्टर है, ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसी प्रकार से ये अगर संगठन बनेगा तो इसके सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहला कॉमन कॉज होगा कि किस कारण से इकट्ठा हुए हैं ये सारे। तो उस कॉमन कॉज को जरा हम लोग तलाशेंगे, देखेंगे मुद्दा क्या है। हेक्सागन गठबंधन आखिरकार में है क्या, तो यह मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया के भीतर उसके आसपास समान विचारधारा वाले देशों का एक प्रस्तावित 6 तरफा रणनीतिक और सुरक्षा का नेटवर्क है जो प्रस्तावित है। अभी प्रमुख भागीदार नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से भारत को इस गठबंधन के मुख्य स्तंभ के रूप में नामित किया है। इसके अलावा इजराइल, ग्रीस और साइप्रस इसके प्रमुख सदस्य होंगे। अन्य सदस्य इसमें से कुछ अन्य अनाम जैसे कि अरब और अफ्रीका और एशियाई देश को भी शामिल करने की योजना है, लेकिन अभी उनके नामों की बात नहीं की गई। अभी जिनके नामों की बात की गई है उसमें ग्रीस है, ग्रीस जानते ही होंगे, यूनान। उसके अलावा इजराइल है, इजराइल के अलावा साइप्रस है, साइप्रस बहुत ही छोटा सा कंट्री है, द्वीपीय राष्ट्र है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की पिछले साल यात्रा हुई थी। उसके अलावा भारत है, तो भारत को इस गठबंधन के कोर पिलर के रूप में नामित किया गया है बीबी नेतन्याहू के द्वारा। ओके, गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस गुट का प्राथमिक उद्देश्य है मध्य पूर्व में कट्टरपंथी धुरियों को मिलाकर के मुकाबला करना। कट्टरपंथी सिया धुरी, ईरान और उसके समर्थित गुट जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही के बढ़ते प्रभाव और खतरों को रोकना, सबसे प्रमुख इसका उद्देश्य यही है। कट्टरपंथी सिया धुरी यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही, तो ये तो ईरान के अपोज में यह संगठन हो गया, क्योंकि ईरान के ही ये सारे प्रॉक्सी हैं। और कट्टरपंथी सिया अगर आप कह रहे हैं तो सिया देश तो इस पूरे इलाके में एक ही है, सबसे बड़ा ईरान है। और आप बात कर रहे हैं कि एक अलायंस ऐसा बनेगा जिसमें अरब देश भी होंगे, तो अरब देश में तो मैक्सिमम सुन्नी बहुल देश हैं। तो सुन्नी, जूइस और इंडिया का एक अलायंस ऐसा बनाना चाहते हैं जो ईरान के खिलाफ हो।
ये तो सीधा सीधा सा हो गया, क्योंकि पहला ही उद्देश्य इसका क्या लिखा गया है, रेडिकल सिया एक्सिस जो है उसके विरोध में इसको बनाना। ये न्यूज़पेपर से उठाया मैंने, कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ मैं। उभरती कट्टरपंथी सुन्नी धुरी जो है, जैसे कि IS और अवशेषों और अन्य चरमपंथी आतंकवादी नेटवर्कों से निपटना। इसमें उभरती जो चुनौतीपूर्ण बहुत ही कट्टर सुन्नी विचारधारा के संगठन है, जैसे कि ISIS सुन्नी विचारधारा में आता है, तो उससे भी निपटना। इसकी जगह पर सिया सुन्नी लिखने की जगह पर एक शब्द लिख देते केवल कि कट्टरपंथी आतंकवादी से हमें लड़ना है, थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियत हो जाती। किसी धर्म विशेष पर आधारित कट्टरपंथियों की चर्चा नहीं होती। तो ये इसमें मैंने महत्व भी, ये इसका मैंने आपको उद्देश्य भी बताया है, और इसके उद्देश्य में जो चुनौती निहित है उसे भी बताया कि भारत किस प्रकार से इस प्रकार के संगठनों में सदस्य बनेगा और उसको आगे ले जाएगा अगर इस तरह के इसके उद्देश्य बनाए गए हैं तो। ठीक है, यह गठबंधन मुख्य रूप से रक्षा समन्वय, खुफिया जानकारी साझा करने, रणनीतिक लचीलेपन, स्ट्रेटजिक रेजिलियंस पर केंद्रित होगा, ये इसमें कहा जा रहा है। भू राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय प्रतिक्रियाएं, इस्लामिक नाटो का यह काउंटर होगा। इस्लामिक नाटो जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की मिलकर के बना रहे थे, उसका यह काउंटर के स्वरूप में यह उभरेगा इस क्षेत्र में। पाकिस्तान का कड़ा विरोध, पाकिस्तान के सीनेट उच्च सदन एक प्रस्ताव पारित कर इस प्रस्तावित गठबंधन की कड़ी निंदा की और इसे मुस्लिम उम्माह और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। किसने? तो पाकिस्तान ने। हालांकि इनके जो उच्च सदन का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव की ये भी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो दुनिया क्या लेगा। भारत के लिए क्या निहितार्थ है? कूटनीतिक चुनौती। भारत पारंपरिक रूप से कठोर सैन्य गुटों के संधियों में शामिल होने से बचता रहा है। भारत की विदेश नीति का सबसे प्रमुख स्तंभ यही है आज़ादी के बाद से ही कि हम कभी भी किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रथम वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे और हमने जान माल की हानि सही और हमें बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए दुनिया में शांति को बढ़ावा देना हमारा काम है। हम अशांति को बढ़ावा नहीं दे सकते, इसलिए सैन्य गुटों का हम हिस्सा नहीं बनते हैं। हमारे लिए जो चीज़ चुनौती होगी हम उससे खुद ही निपट सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सैन्य अलायंस हम लोगों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। आगे क्या होता है वो तो देखेंगे ही। डीहाइफिनेशन नीति पर प्रभाव। भारत पश्चिम एशिया में कूटनीतिक संतुलन बनाकर के चलता है। इजराइल और ईरान दोनों के साथ स्वतंत्र रूप से अच्छे संबंध हैं। इस खुले सुरक्षा गुट में शामिल होने से ईरान जैसे देशों के साथ भारत के संबंध और भी ज़्यादा जटिल हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने चाबहार के लिए इस बार हमने कुछ भी एलोकेट नहीं किया है, अपने बजट में पैसा एलोकेशन नहीं किया है। तो ये आपको सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या क्या इसके होंगे। महत्व को ज़रा हम लोग समझेंगे। महत्व है, सबसे पहला क्या है? विशुद्ध सुरक्षा और रक्षा ग्रिड, प्योर सिक्योरिटी एंड डिफेंस ग्रिड इससे स्थापित होगा। ऑलरेडी हम लोग I2U2 का हिस्सा हैं, IMEC का हिस्सा हैं, तो मिडिल ईस्ट में तो हम मौजूद हैं ही, लेकिन इस प्रकार के संगठन हमें और भी ज़्यादा मजबूती दे सकते हैं। भारत के बढ़ते कद की स्वीकृति हो रही है। रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज़ राइजिंग ग्लोबल, जो हमारा ग्लोबल एक हमारा इमेज है, ग्लोबल जो हम प्रेजेंट हो रहे हैं डिफेंस के तौर पर, लोकतंत्र के तौर पर, इकोनॉमी के तौर पर, वो कहीं न कहीं मजबूत होगा। ठीक है, भूमध्य सागर तक सीधी पहुंच मिलेगी इससे हमें। गठबंधन में ग्रीस और साइप्रस के शामिल होने से भारत को भूमध्य सागर में एक मजबूत उपस्थिति मिलेगी, जिससे हम तुर्की को भी दिखा सकते हैं कि हम भी आपके पगर परों से पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान और इस्लामिक नाटो का कूटनीतिक जवाब होगा ये कि हम भी इस प्रकार के संगठन बना सकते हैं और आपसे बेहतर बना सकते हैं। भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता की चुनौती, डीहाइफिनेशन की नीति जो है, ये एक चुनौती होगा हमारे लिए, कंसर्न हो सकता है, कंसर्न जरूर ही हो सकता है। तो इस टॉपिक को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाउ आर इंडियाज़ फर्म जो है वो ट्रेन कर रहे हैं किसको? तो LLM को। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है इसको। क्या होता है वो तो समझेंगे ही, लेकिन LLM को ट्रेन करने का तात्पर्य होता है कितने ज़्यादा डेटा आपने इसको पहले से ही दिया है। तो जिसके पास जितने ज़्यादा डेटा होंगे वो उतना ही ज़्यादा डेटा देगा उसको। तो इन सभी चीज़ों को ज़रा डिटेल में समझते हैं। LLM होता क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रकार का उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। AI का वो सिस्टम है जो मानव भाषा को समझ सकता है, उसका अनुवाद कर सकता है और नया टेक्स्ट उत्पन्न कर सकता है।
आपने सी लैंग्वेज का नाम सुना है? जावा का नाम सुना है क्या? कोबोल का नाम सुना होगा आपने। ये सब के सब क्या हैं? तो ये सब के सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। इसमें कोडिंग किया जाता है। कोडिंग का क्या तात्पर्य होता है कि हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग के जरिए हमको उसको बताते हैं कि प्रिंट, फिर यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और फिर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। इससे क्या होगा, वो हमें प्रिंट कर करके हेलो वर्ल्ड दे देगा कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर हमारी और आपकी भाषा को नहीं समझता है। नहीं समझता है तो किस भाषा को समझता है? तो 0 और 1 को, बाइनरी बीट को समझता है वो। तो हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करेगा उसको पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, समझेगा, फिर आपके समक्ष वो डिजिटल में कन्वर्ट करके लिख करके देगा। तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता था। एआई में न्यूरल नेटवर्क्स और एआई के द्वारा हमने ये बनाया कि अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेंड करें तो मानव भाषा का आधार पर सामान्य तौर पर हमें इनपुट मिलेंगे। इसको ट्रेंड करने के लिए भारी भरकम भाषा चाहिए होता, भारी भरकम डेटा चाहिए होता है, जिसके आधार पर ये जो है वो ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड होने के बाद से आपको रिप्लाई करते हैं, जनरेट करते हैं, इमेज वीडियो जनरेट करते हैं। तो उन सब के लिए उनके पास प्री नॉलेज होना चाहिए ना, इसी के लिए हम लोग डेटा देते हैं उसको। तो ज़रा इसे डिटेल में समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रकार का उन्नत एआई सिस्टम है जो मानव भाषा को समझता है, उसका अनुवाद करता है और नया टेक्स्ट उत्पन्न करता है। इसी कहा जाता है LLM। ये मशीन लर्निंग की एक उपशाखा डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होते हैं, जिन्हें मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसी मस्तिष्क के तहत तरह ये प्रोसेस करते हैं चीज़ों को। प्रोसेस करने का क्या तात्पर्य होता है? आपने लिखा हेलो, इस हेलो को पूरा न्यूरल नेटवर्क जो है इसके पीछे करोड़ों खरबों बिट्स का बना हुआ, वो इस हेलो को प्रोसेस करते हैं कि क्या लिखा गया है ये, फिर आपको जवाब देंगे हेलो। तो ये सब विद इन सेकेंड होता है। इसीलिए एआई को चलाने के लिए हमें चिप चाहिए होता है, जिस चिप की रफ्तार बहुत तेज हो, एडवांस हो। जितना बेहतर चिप उतना तेजी से रिप्लाई। ठीक है, तो यही वो हेलो को ट्रेंड कर, हेलो जो मैंने उसको बोला है तो वो समझेगा कैसे, इसके पीछे पूरा का डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क काम करता है, जिसके आधार पर आपको आउटपुट दिए जाते हैं। इसी पूरे भाषा की शैली को लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, जिसमें इंसानी भाषा को कंप्यूटर समझता है और आसानी से आपको रिप्लाई देता है। कैसे काम करता है ये, इसे थोड़ा सा डिटेल में और समझेंगे, क्योंकि प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है। LLM मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर काम करता है, जिसे 2017 में विकसित किया गया था। 2017 में इसे विकसित किया गया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। यह तकनीक मॉडल को एक वाक्य में विभिन्न शब्दों के बीच संबंध और महत्व और संदर्भ को एक साथ समझने में मदद करता है, चाहे वे वाक्य शब्द में कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। सेल्फ अटेंशन मशीन जो होता है, मैकेनिज्म जो होता है, ये समझता है कि भाई विभिन्न शब्दों के बीच में क्या संबंध हैं, महत्व क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, सब कुछ वो समझने का प्रयास करता है। जैसे आपने लिखा कि एक निबंध लिखो, ये शब्द आपने लिखा, उसके जगह पर कोई ये लिखेगा एक लिखो निबंध, निबंध लिखो एक, ये सब अलग अलग है। तो शब्द भले ही अलग अलग प्रकार से अरेंज किए गए हों स्टेटमेंट में, लेकिन उसके संदर्भ को समझने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से आप और हम हैं, मैं आपको ऐसे मुंडी हिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे मैं हाँ बोल रहा हूँ। ये कैसे? तो प्री ट्रेंड है, आपने बचपन से यही देखा है, गर्दन अगर ऊपर नीचे कोई कर रहा है तो उसका मतलब हाँ होता है। तो यही प्री ट्रेंड ये भी होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करते हैं, न कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स पर। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पाता है? इसी LLM के जरिए प्रोसेस हो पाता है। LLM को काम करने के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है डेटा संग्रह और प्री ट्रेनिंग। मॉडल को इंटरनेट, किताब और लेखों, वेबसाइट के लिए टेक्स्ट के विशाल डेटा सेट से प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे एंथ्रोपिक जो कंपनी है, उस पर आरोप लगा कि बहुत सारे किताबों को PDF डाउनलोड करके अपने AI को ट्रेंड किया है उन्होंने। इस चरण में मॉडल व्याकरण, तर्क और तर्क सीखता है, तथ्य और तर्क सीखता है।
इसका मुख्य कार्य सांख्यिकी संभावना स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी के आधार पर किसी वाक्य में अगले शब्द की भविष्यवाणी करना भी सीख जाता है। ये प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड। जैसे मैंने इसको बोला कि मैं आज, इसको बोलो कि भारत का मैप, इसके आगे खुद ही दे देगा ये कि आपको बनाना है या फिर आपको डिस्क्राइब करना है, जानकारी चाहिए, तो ये अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है। कई सारे आपने ऐप में देखा होगा कि अगला वर्ड खुद ही लिखा आ जाता है। मैं गूगल कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एआई ऐप की बात कर रहा हूँ। चरण 2 होता है फाइन ट्यूनिंग कहा जाता है। प्री ट्रेनिंग के बाद मॉडल को विशिष्ट कार्य जैसे सवालों के जवाब देना, अनुवाद करना, कोडिंग के लिए अधिक सटीक बनाया जाता है। तीसरा है अलाइनमेंट और RLHF। अलाइनमेंट और RLHF मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए मॉडल सुरक्षित, निष्पक्ष और उपयोगी उत्तर दे। ऐसा नहीं कि पूछे कुछ और उत्तर दे दे कुछ और। ये हमें तीसरे चरण में ट्रेंड करना पड़ता है कि भाई मानव किस प्रकार से जवाब चाह रहे हैं, उस पर आप ट्रेंड हो। पैरामीटर क्या होता है? अक्सर हम सुनते हैं कोई मॉडल 35 बिलियन पैरामीटर का है, जो सर्वम AI का मॉडल है। तो मॉडल के मस्तिष्क के सिनॉप्सिस या न्यूरॉन्स के कनेक्शन की तरह होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मॉडल जो कुछ भी सीखता है वह इन पैरामीटर में सहेजा जाता है। मॉडल में जितने अधिक पैरामीटर होंगे उतना ही अधिक जटिल भाषा और सूक्ष्म अंतर को समझ सकता है। जितना ही ज़्यादा होगा, तो जो सर्वम ने ट्रेंड किया है उसका एक जो मॉडल है वो है 35 बिलियन पैरामीटर के डेटा सेट पर उसने ट्रेंड किया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा सेट है ये। भारत में किस प्रकार से ट्रेंड हो रहे हैं? तो भारत में 2 मॉडल हैं, एक है 35 बिलियन का और 105 बिलियन का बनाया गया है सर्वम AI के द्वारा, जो कम बिजली और कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करते हुए काम करते हैं। क्योंकि AI चिप्स को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये भी एक चुनौती उत्पन्न हो रही है। मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या आती भारत में LLM को ट्रेन करने में? तो कैपिटल और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, बड़े क्लस्टर और भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो इसकी हमारे पास में कमी है। और ख़ासतौर से GPU जो है, ये सारे हमें विदेश से मंगवाने पड़ते हैं। डीप सीक जो है चीन का, उसमें और सर्वम में ये अंतर है कि चीन के पास जो डीप सीक है वो उसके अपने GPU पर काम करता है, जबकि भारत के पास अपना GPU अभी नहीं है। हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है सरकार को GPU। ग्राफिकल प्रोसेसिंग जो यूनिट होते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो होते हैं, ये हमें खरीदने पड़ते हैं। इसी के आधार पर AI सिस्टम काम कर पाता है। ये हार्डवेयर होता है। डेटा की कमी है इंटरनेट पर। अंग्रेजी, यूरोपीय और पूर्वी एशियाई भाषा जैसे कि जापानी की तुलना में भारतीय डेटा बहुत कम उपलब्ध हैं अभी भी। इस डेटा की कमी के कारण कई मॉडल तो भारतीय भाषा में खराब प्रदर्शन करते हैं या उनका अनुवाद सटीक नहीं हो पाता है। सरकारी समर्थन और इंडिया AI मिशन ने कहीं न कहीं हद तक मदद किया है। सरकार ने योट्टा जैसे भारतीय फर्मों द्वारा संचालित डेटा केंद्रों में 36,000 से अधिक GPU चालू करवाए हैं, ताकि क्या हो, तो भाई शोधकर्ता, रिसर्चर्स या स्टार्टअप्स को नॉमिनल फ़ी के आधार पर GPU पर काम करने के लिए उनको सुविधा मुहैया करवाया जाए। और इसके आधार पर भारत के स्टार्टअप जो हैं वो काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी अपने यहाँ पर स्टार्टअप बने हैं वो कम संसाधन में शानदार मेहनत के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो सर्वम का जो मॉडल आपने देखा जिसमें वो रियल टाइम ट्रांसलेशन कर रहा है, थोड़ा बहुत जानकारी है मुझे, तो रियल टाइम ट्रांसलेशन बहुत कठिन काम है। यहाँ तक कि गूगल जैसी कंपनी भी नहीं कर पाई आज तक, वो सर्वम ने किया है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, इसीलिए उसका कम नाम है, नहीं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है उसकी। तकनीकी नवाचार, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट आर्किटेक्चर स्थानीय रूप से काम करने वाले AI मॉडल के लिए एक प्रमुख तकनीकी सफलता होता है। उसके अलावा इसमें और क्या कहा गया है, भारत के अन्य पहले हैं जैसे IIT बॉम्बे द्वारा इनक्यूबेट किए गए भारत जेन ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए 17 बिलियन पैरामीटर का एक बहुभाषी मॉडल तैयार किया है। इसी प्रकार से सर्वम को तैयार किया गया है, भाषिनी है भारत सरकार का एक। उसी प्रकार से बोधन का आपने नाम सुना होगा। तो ये सब भारत में प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें 2 टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ा है। हेक्सागोनल अलाइनमेंट, उसके महत्व को, इजराइल के मैप को देखा है, भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा को देखा है, थोड़ा सा ह्यूमर भी देखा है हमने, और उसके अलावा ये टॉपिक हमने डिटेल में समझा है। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।